नमस्कार। जो पत्थरबाज कश्मीर में आतंकियों की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, आतंकियों को छुपाते हैं, भगाते हैं, कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन करते हैं, पाकिस्तान के इशारे पर भारतीय सैनिकों को पत्थर मारते हैं, सेना पर क्या उनके हमले जायज हैं? और सेना की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली पैलेट गन नाजायज? आज यह सवाल उठा पैलेट गन के खिलाफ जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर इस बात की क्या गारंटी है कि पैलेट गन पर पाबंदी से कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन रुक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पैलेट गन पर रोक के लिए केंद्र को आदेश देने को तैयार है, लेकिन क्या याचिकाकर्ता यह भरोसा दिला सकते हैं कि इसके बाद कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होगी? जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से यह मांग भी की कि केंद्र सरकार कश्मीर में हालात सुधारने के लिए अलगाववादियों से भी बात करे। इस पर केंद्र ने दो टूक कह दिया कि कश्मीर में अशांति खत्म करने के लिए अलगाववादियों या फिर से आजादी मांगने वालों से सरकार कोई बात नहीं करेगी। बातचीत सिर्फ उन लोगों से होगी जो जनता के प्रतिनिधि बनकर उनकी ओर से बातचीत करने की कानूनी वैधता रखते हैं। जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में पत्थरबाजों और अलगाववादियों के पक्ष में खड़ी हुई, उससे सवाल उठता है कि क्या यह भी पाकिस्तान के मोहरे की तरह हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं? ताल ठोक के आज पूछेंगे कि सेना पर पत्थर फेंकने वालों को जायज कहने वाले पैलेट गन को नाजायज कैसे बता सकते हैं? पैलेट गन के खिलाफ याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाने वाले पत्थरबाजों के खिलाफ अपनी खामोशी कब तोड़ेंगे? ताल ठोक के आज की बहस इन्हीं सवालों पर। बार एसोसिएशन को भी ये कहा गया है कि आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि आप वहाँ जो है ये सिचुएशन है उसमें आप परसुएशन करें। तो बार एसोसिएशन का भी यही कहना है कि जब तक कि वहाँ पर एक अनकंडीशनल डायलॉग नहीं होता तब तक काम पीस की तो बात ही नहीं है। फिर भी ये हेयरिंग के लिए 9 को पोस्ट किया गया है। स्टोन पेल्टर्स के पक्ष में खड़े होने के पहले उनसे इस प्रकार की कार्रवाई रोकने के लिए कहना कि आपका दायित्व नहीं है। तो एक तरफा इस प्रकार बात करने वाले जो लोग हैं वो भारत की और कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं और किसी और के मोहरे के रूप में इस प्रकार के सवाल देश के सामने रख रहे हैं। वहाँ वायलेंस ख़त्म होना चाहिए, जो पत्थरबाजी होती है वो ख़त्म होनी चाहिए। उसके बाद ही पटिशनर को या किसी को भी ये हक है कि वो कहे कि गन का इस्तेमाल ना हो, आर्मी का इस्तेमाल ना हो, पुलिस का इस्तेमाल ना हो। ये एकतरफा नहीं हो सकता है। कार्यपालिका की विफलता का परिणाम है कि जो निर्णय और फैसले नीतिगत और राजनीतिक हम लोग लेने चाहिए, उसके लिए हम न्यायपालिका की तरफ को क्यों देखते हैं? क्या हम लोग आपस में बैठ के तय नहीं कर सकते हैं कि सैनिकों पर पत्थरबाजी नहीं होगी? वार्ता का माहौल नहीं बना सकते हैं कि निहत्थे बच्चों पर भी गन वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा? ताल ठोक के पहला सवाल, सेना पर पत्थर जायज, पैलेट गन नाजायज। दूसरा सवाल, पैलेट गन के खिलाफ याचिका पत्थरबाजी के खिलाफ कब? तीसरा सवाल, कौन देगा सेना पर पत्थरबाजी रोकने की गारंटी? चौथा सवाल, पैलेट गन बंद होने से कश्मीर में रुकेंगे हिंसक प्रदर्शन? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं। शबनम लोन हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं, कश्मीर का पक्ष रखती हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभय दुबे हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड आर के मल्होत्रा हमारे साथ होंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सुशील पंडित हमारे साथ हैं, को फाउंडर हैं रूट्स इन कश्मीर संगठन के। हमने इस मामले में जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन से जुड़े लोगों को भी फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं, टीवी डिबेट में वो नहीं आना चाहेंगे। हमने इस मामले में पक्ष रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ताओं को भी फोन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से मना किया गया है कि वो जी न्यूज़ पर किसी टीवी डिबेट में
अपना पक्ष रखने के लिए नहीं जाएंगे। और अगर हम चाहते हैं कि वो इस कार्यक्रम में आए तो हमें फारूक अब्दुल्ला साहब से पहले बात करनी होगी। बहरहाल आज जो 4 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, 5 मेहमान, उनमें शुरुआत मैं शबनम लोन आपसे करना चाहूंगा, ये बताते हुए कि 1.5 मिनट की समय सीमा आपके पास है। बजर बजेगा, उसके बाद आपकी आवाज भी बंद हो जाएगी, आपका समय भी पूरा हो जाएगा। आप गारंटी दे सकती हैं पैलेट गन रोकने के लिए कि पत्थरबाजी नहीं होगी, पैलेट गन रोक दी जाए? नहीं, मैं गारंटी कैसे दे सकती हूँ? मैं तो बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकती हूँ। और ये पैलेट और पत्थरबाजी का जो आपने इसको एक सॉर्ट ऑफ ये बनाया हुआ, ये नहीं है पैलेट और पत्थरबाजी। ये बेसिकली एक 70 साल से एक पॉलिटिकल मसला है जिसको एड्रेस नहीं किया गया है। एक दूसरा, वहाँ पर जो मिस गवर्नेंस हुई है पिछले 50 सालों में, उसको एड्रेस नहीं किया गया। तीसरा, वहाँ पे जो घोर करप्शन हुई है, जो कश्मीरी के नाम पे पैसा लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक इंक्वायरी कीजिए। तमाम जो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर और अफसरान रहे हैं वहाँ, उनकी इंक्वायरी कीजिए और इसके लिए एक ऑनेस्ट ओपिनियन क्रिएट कीजिए। ड्युअलिटी मत कीजिए। यहाँ हिंदुस्तान की गयूर अवाम को एक तरफा ये आपने इमोशनल एक हाइट दे दी है, उनको गलत बोल रहे हैं आप। और मैं जी टीवी से निवेदन करूंगी, आज मैंने सुबह एक आपके यहाँ से देखा, आप एक फौजी के फादर से जो कल शहीद हुए, उनका आप इंटरव्यू ले रहे थे, वो दुखी हैं, वही जानते हैं जिन्होंने अपना बेटा खोया है। और उनसे वो कह रहे थे पाकिस्तान से पहले कश्मीरियों पे बमबारी करो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेहरबानी करके मैं उन फौजियों के घर वालों की तरफ से आपको निवेदन करती हूँ, इस वक्त वो बड़े पेन में है। अब आपको उनका पेन दिख रहा है। कल तक आप नारा लगाती थी कि पैलेट गन रोको, पैलेट गन रोको। आज मैं पूछ रहा हूं, पैलेट गन रोकने को तैयार है सुप्रीम कोर्ट, आप पत्थरबाजी रोकने की गारंटी लेती हैं? तो आपने मना कर दिया कि मैं कैसे गारंटी ले सकती हूं। संबित पात्रा, जो फौजी मारा जाता है उसके पिता से टीवी चैनल कहलवाता है कि कश्मीर में पत्थर चलाने वालों पे गोली चलाओ, या ये लोग कहलवाते हैं जो पत्थर चलाने वालों की पैरवी करते हैं? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। हर कोई जानता है कि कश्मीर में हो क्या रहा है, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने पॉलिटिशियन हैं वो उसमें राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर देते हैं। और जो कश्मीर से पैनलिस्ट आते हैं और जो पत्थरबाजों को निहत्था बच्चे और इनोसेंट बताते हैं, उनका भी एक एजेंडा होता है। और उनका एजेंडा होता है कि किस प्रकार कश्मीर को भारत से अलग दिखाया जाए। मगर बड़े स्पष्ट शब्दों से मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, जो लोग ऐसा एजेंडा चलाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे आपका ये एजेंडा सफल नहीं होने वाला है। हमारी सरकार कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत पे विश्वास रखती है, मगर आप लोग अगर हैवानियत, तानाशाहियत और पाकिस्तानियत पे विश्वास रखिएगा तो उसका अंजाम यही होगा कि पैलेट गन चलेगा। और आप बच्चों को, जो आप तथाकथित बच्चों को शील्ड के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं, बार बार ये सवाल उठता है, ये जितने इनके बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, जितने इनके बड़े बड़े अलगाववादियों के बच्चे हैं, वो सब कहाँ हैं? वो सब तो कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में है, वहाँ पढ़ रहे हैं। और बाकी कैनन फॉडर के रूप में इन्होंने गरीब लोगों के बच्चों को आगे करके पैसा देकर उनको इस्लामिक रेडिकलाइजेशन करके आगे भेजा हुआ है। तो आज मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ह्यूमन एक्टिविस्ट, तथाकथित ह्यूमन एक्टिविस्ट है, उनके चेहरे पर एक तमाचा मारा है कि ये सब आप बातें बंद करें। बात तभी हो सकती है जब आप खुद शांति चाहें। आप शांति चाहेंगे तो हम भी शांति चाहेंगे और दोनों पक्ष बैठ के बात करेंगे। आवाज के बीच और गोली के बीच कोई बातचीत नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है सुशील पंडित कि आप पहले पत्थरबाजी रोकने की गारंटी ले लीजिए, उसके बाद हम पैलेट गन को रोकने की गारंटी ले लेंगे, तो पत्थरबाजों की पैरवी करने वाले भाग क्यों खड़े होते हैं गारंटी लेने से? क्योंकि उनके बस की नहीं है। वो पत्थरबाजों का बहाना बनाकर वहां भारत को और कमजोर देखना चाहते हैं। भारत को डीमिलिटराइज करने के लिए बहुत सी नसीहतें दी जाती हैं, क्योंकि वहां से डीमिलिटराइजेशन नहीं हो सकता तो वो मिलिट्री को डिसआर्म करना चाहते हैं। वो भारत की वहां जो
प्रभावी भूमिका हो सकती है अपने सुरक्षा बलों के कारण, उस बल को क्षीण करना चाहते हैं, उनकी प्रभाव को क्षीण करना चाहते हैं, क्योंकि उससे फिर डिमिलिटराइजेशन का काम आसान हो जाएगा, फिर डिमिलिटराइजेशन की जरूरत ही नहीं रहेगी। यदि आप मिलिट्री को ही डिसआर्म कर दें तो फिर डिमिलिटराइजेशन की क्या जरूरत है। तो ये उस तरीके से, और फिर दूसरा है साइकोलॉजिकल तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से आप बार बार उनको रेस्ट्रेन के नाम पर निहत्था कर रहे हैं, उनके प्रभाव को वहां फिर भौंथरा कर रहे हैं। और इस तरीके से एक साजिश के तहत आप कभी ह्यूमन राइट्स को इन्वोक करते हैं, कभी संवैधानिक राइट्स को इन्वोक करते हैं, और इस तरीके से आप भारत को अपनी डिफेंड करने की क्षमता को क्षीण कर रहे हैं लगातार, मनोवैज्ञानिक रूप से भी और शस्त्र और शास्त्र के माध्यम से भी। और भारत को, भारत की सेनाओं को, भारत के पॉलिसी मेकर्स को इस बात के प्रति सचेत रहना होगा कि वहां यदि हम अपने सैन्य बल को, सुरक्षा बल को इस तरह इन बहानों के माध्यम से कमजोर करते रहे तो फिर भारत को अपने को डिफेंड करने की क्षमता पूरी क्षीण करनी पड़ेगी। अभय दुबे, सुप्रीम कोर्ट जो बात कह रहा है वो किसके लिए कह रहा है? कांग्रेस के लिए कह रहा है, बीजेपी के लिए कह रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कह रहा है, पीडीपी के लिए कह रहा है, अलगाववादी नेताओं के लिए कह रहा है, शबनम लोन के लिए कह रहा है, या सुशील पंडित के लिए कह रहा है कि भाई पत्थरबाजी रोकने की गारंटी ले लो, हम सरकार से बोल देते हैं पैलेट गन रोक दो? रोहित जी, इस पूरे जो सुप्रीम कोर्ट में अंदर डिस्कशन हुआ उसमें कुछ गंभीर सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने उन वकीलों से पूछे जिन्होंने याचिका लगाई थी। उन्होंने कहा कि कोई एक प्रमाण लाकर दे दीजिए हमें जब पत्थरबाजी के पहले पैलेट गन्स चलाई गई हो, एक प्रमाण दे दीजिए। उन्होंने कहा, वकीलों ने, कि 20 से 30 हजार पैलेट गन्स चलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 20 से 30 हजार गोलियां चलाई होती तो 20 से 30 हजार लोग मारे जाते, गोलियां वहां नहीं चलाई गई। सेना ने जवाब में ये कहा अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि हमने 300 मीटर तक तो ये ट्रेडिशनल ड्रिल का ऑप्शन हमने अडॉप्ट किया जिसमें कम से कम नुकसान हो, लेकिन जब वो 10 मीटर और उससे पास आ जाते हैं, अर्थात जब जान पर बनाती है, तब ये अंतिम उपाय उन लोगों के पास होता है कि वो पैलेट गन्स को यूज करें। मगर कश्मीर के नागरिकों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां कुछ भी बोलते हो देश में अपने उस पोलराइजेशन के लिए, लेकिन सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑप्शन है। 24-25 अगस्त को इस देश के गृह मंत्री कश्मीर में गए, उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि स्कंक वाटर जो इजराइल में यूज किया जाता है, पावा शेल्स, रबर बुलेट, प्लास्टिक बुलेट्स नॉन पेनिट्रेटिव नेचर की, ये सब ऑप्शंस हम यूज करेंगे। कौन सा देश चाहता है कि अपने ही नागरिकों को वो आहत करे? कौन सा देश चाहता है कि अभय जी, आप लोग टीवी पे आके कुछ और बोलते हैं, आपके नेता संसद के अंदर कुछ और बोलते हैं। गुलाम नबी आजाद ने संसद के अंदर खड़े होकर कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल करोगे तो कश्मीर में अलगाववाद पैदा होगा। ये क्या है? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्या गलत कहा? इसलिए सुन लीजिए रोहित जी, तो आप या तो आप अभी गलत कह रहे हैं या उस समय वो गलत कह रहे थे। अगर वो उस समय गलत नहीं थे तो आप कवर अप कर रहे हैं फिर इस समय बैठ के। नहीं, प्रश्न कवर अप करने का नहीं है। आज कश्मीर की जो परिस्थितियां हैं, हमको अपने अपने राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर ये संदेश देना होगा, क्योंकि कश्मीर के लोगों में भी इन डिबेट से संदेश जाता है। जेएनयू में जब नारा लगता है सर, बहुत असहज होंगे, इंशाल्लाह जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी। बिल्कुल, आपके नेता वहां जाके बैठते हैं, राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठ के बैठते हैं कि स्वार्थ हाथ में लेके बैठते हैं साथ में? ये जिम्मेदारी, देखिए, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। जिम्मेदारी केंद्र की थी कि नारा ना लगे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि आप जाके बढ़ावा ना दें उसको। हमने कहा, आप फोटो खिंचाने चले जाते हैं हर जगह पे। दल समर्थन कर सकता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इस बात का कोई दल समर्थन कर सकता है। तो क्या करने गए थे आप लोग वहां पे? भारतीय जनता पार्टी आप लोग क्या करने गए थे वहां? तो अपने प्राणों की आहुति दिए अखंड भारत के लिए। सर 1947 से बाहर आइए, 1947 से बाहर आइए, आज 2017 चल रहा है। रोहित जी सुन लीजिए, कब तक आप लोग ये कहेंगे कि हम रॉयल्टी खाना चाहते हैं? आज आप टुकड़े करवाना चाहते हैं इस आधार पे कि आपके पास रॉयल्टी खाने का अधिकार है।
10 सेकंड दे दीजिए कि 70 साल में क्या किया। सर मुझे ये नहीं जानना आपने 70 साल में क्या किया, आप शबनम लोन के सवाल का जवाब दे दीजिए कि 70 साल में कश्मीर की समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। लगाया बिल्कुल, उन्होंने पहली लाइन में कहा कि 70 साल में आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। जहां देख लीजिए, सुन लीजिए एक क्षण में, आर्टिकल 370 जब साइन हुआ तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट के मंत्री थे। वहां पर सदर रियासत होता था, हमने गवर्नर ला कर दिया। वहां पर प्राइम मिनिस्टर होता था, वहां चीफ मिनिस्टर दिया। 97 सेंट्रल एंट्रीज में से हमने, सेंट्रल लिस्ट में से 94 को हमने कश्मीर में लाकर लागू किया। वहां पर 356 आया। अब सुनिए सुशील पंडित की बात भी सुन लीजिए। वहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब सुनिए ना सुशील पंडित की बात भी सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कश्मीर में आया तो कोई एहसान नहीं हुआ। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर हिंदुस्तान में चुनाव कराता है तो कश्मीर में कराने के लिए उसको अमेरिका से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई पार्टी की सरकार रहते, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहां ऑपरेट करने लगता है तो यह पार्टी के लिए शर्म का विषय है कि उसको वहां तक इलेक्शन कमीशन को ले जाने में इतने साल लग गए। पहले दिन से इलेक्शन कमीशन वहां होना चाहिए था। आप लोग इसके लिए पीठ थपथपाते हैं अपनी। सुशील पंडित, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि हमने कश्मीर में यह कमाल कर दिया। इस बात से कोई पर्दा क्यों नहीं उठाता कि जो पार्टी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से ऑपरेट करती है वो पार्टी असल में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। उस पार्टी का लक्ष्य इन्हीं पत्थरबाजों को, इन्हीं आजादी के नारे लगाने वालों की पैरवी करना, इनको पैसा मुहैया कराना, इनकी कानूनी लड़ाई लड़ना, ये उसके लक्ष्य थे। और कांग्रेस लगातार उसके साथ हैंड इन ग्लव राजनीति करती रही है। और अभय जी, आपने कितनी चतुराई से यह कह दिया कि जब धारा 370 लगाई गई संविधान के अंदर तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार में थे। आप किस जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं? आप कौन सी तोहमत अपने माथे की पहुंचना चाहते हैं यह कह के कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में थे जो राष्ट्रीय सरकार थी, जब चुनाव नहीं हुए थे, सारे राष्ट्र में से अलग अलग दलों में से लोगों को चुन करके एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई गई थी। मुझे बताइए, आप कहते हैं कि उसकी जिम्मेवारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर है। आप ये भूल जाते हैं कि इस धारा को निरस्त कराने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी जान देनी पड़ी। आप इस बात पे पर्दा डालना चाहते हैं के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डालती है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर रहा हूं। जिस व्यक्ति ने जान दी उस धारा को हटाने के लिए, आप कहते हैं कि उसके होते हुए वो संविधान में आई। कब दी? आप कौन सी धोखाधड़ी कर रहे हैं? जब आपको मालूम है कि अभी 3 महीने पहले आपने तारिक हमीद कर्रा को कांग्रेस में शामिल किया था। ये वही तारिक हमीद कर्रा है जो श्रीनगर के निवर्तमान सांसद थे, जिनके इस्तीफे से वहां उपचुनाव हो रहा है। उन्होंने इस्तीफा देते वक्त कहा था कि कश्मीर में भारत मुसलमानों की नस्लकुशी कर रहा है। आप ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस में शामिल करते हैं? सुशील पंडित जी, आपके सैफुद्दीन सोज अभी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री के सामने कहते हैं वो तो पीडीपी भी था बीजेपी के साथ। कितना दोहरा मापदंड है आपका, बीजेपी में नहीं था वो। तो क्या मैं पीडीपी का सगा दिखता हूं आपको? शबनम जी, आप भी मिल गई यहाँ पर। मैं पीडीपी का समर्थक हूँ, मेरी शक्ल पीडीपी के समर्थकों वाली है। आप कौन सी जुबान बोल रही हैं? नहीं, बिल्कुल सैफुद्दीन सोज ने क्या कहा था? कहा था कि पूरे मसले के लिए भारत की जिम्मेवारी ज्यादा है पाकिस्तान से ज्यादा। वो किस पार्टी में है? एक चीज बता दीजिए। सैफुद्दीन सोज जो है सबसे, अरे प्रधानमंत्री की अभय जी ऐसे तिलमिलाइए मत प्लीज। अभय जी सैफुद्दीन सोज जो थोड़ा सा रुक जाइए। आप बयानों में धोखेबाजी करते हैं। सर एक सेकंड शबनम लोन एक चीज बताइए। अभय जी थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। आप लगातार बोल रहे हैं तब से, इस बात से बेपरवाह, कोई सुन पा रहा है नहीं सुन पा रहा, किसी को समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा, आप लगातार बोले चले जा रहे हैं। सुनिए तो सही दूसरे को वो कह क्या रहा। आपने एक बात रखी, मैंने एक सवाल पूछा, आपने एक बात रखी, मैंने सवाल सुशील पंडित से पूछ दिया, वो जवाब दे रहे हैं। आप लगातार कोशिश करेंगे उनका जवाब किसी को सुनाई ना पड़ जाए। थोड़ा सा कम से कम इस बात का तो ध्यान रखिए कि दर्शक देखते हैं आप लोगों को, वो सुनना चाहते हैं आप क्या बोल रहे हैं, वो समझना चाहते हैं कि आप लोग कहां स्टैंड करते हैं। प्लीज शबनम लोन, आपने पहली लाइन में कह दिया कि पत्थरबाजी रोकने की गारंटी मैं नहीं ले सकती। पत्थरबाजों की पैरवी की गारंटी क्यों लेती हैं फिर आप? क्यों उनको कश्मीर में बैठ के लगता है कि हम यहां पत्थर मारेंगे तो शबनम लोन टीवी पे बैठ के हमको डिफेंड कर लेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो आपने जो ये कहा कि कश्मीर बार एसोसिएशन के मेंबर्स को आपने फोन किया था, तो उनको जिम्मेदारी निभा के आपके प्रोग्राम पे आना चाहिए था। अगर उनमें से कोई सुन रहा होगा मेरी बात, तो जब वो नहीं उनको आना चाहिए था। शबनम जी, आपको मैं याद दिलाऊं, सुप्रीम कोर्ट वहां की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? शबनम जी, वो हाँ, कयूम साहब है ना, ये वही कयूम साहब है जिन्होंने खुली हाई कोर्ट में कहा था कि मैं भारत के संविधान की परवाह नहीं करता। जब उनको याद दिलाया गया था कि इस संविधान की शपथ खा करके वो प्रैक्टिस करते हैं, उनको लाइसेंस मिला है, तो उन्होंने जज को चुनौती देते वक्त कहा था कि कर लो, क्या कर सकते हो। ठीक, बोले शबनम। ये वो कयूम है जिनके कारण वहां की बार काउंसिल को वहां की हाई कोर्ट ने अडॉप्ट कर लिया है। ठीक, बोले शबनम लोन। अब मैं कहूं, बोले सुशील ने बिल्कुल ठीक कहा। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर उन्होंने चुनौती दी थी, तो वहां के चीफ जस्टिस और जो बाकी जज हैं हाई कोर्ट के, उनको क्या काम करना? ये इसमें कयूम की गलती है कि हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट उनकी गलती? बताएं मुझे। जो जजेस हैं वहां हाई कोर्ट के और जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी गलती है कि कयूम की गलती है? नहीं, तो फिर इस गलती के ऊपर आपने मुंह सी लेने की क्यों जिम्मेदारी ली है? ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप वकील होते हुए, कश्मीर की वकील होते हुए आप इसको मुद्दा नहीं बनाती हैं, आप इस पर सवाल नहीं खड़े करती हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं तो आप कहती हैं कि ये जिम्मेदारी इसकी है और उसकी है। यही तो व्हाट अ डिसऑनेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स। हर चीज में आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हो। मैं बहाना नहीं बता रहा हूं, मैंने आपके सामने एक तथ्य रखा है। आपने जिम्मेदारी इधर-उधर बिल्कुल बहाना बता रहे। अरे भाई, इसका मुद्दा कौन बनाएगा? अरे ये सुनिए, ये किसकी ड्यूटी है? ड्यूटी किसकी है? दुनिया में सबकी है, आपको छोड़ के। कि वहां पर चीफ जस्टिस और जजेस की? नहीं सुशील, बहुत गलत करते हैं आप कश्मीर में हैं, आप कश्मीर से वकालत करती हैं, आप वहां के हाई कोर्ट को जानती हैं, आपको मालूम है जो मैंने बोला वो सच है। तो उस आदमी का आज तक लाइसेंस क्यों नहीं रद्द हुआ? वो हर हुर्रियत के अपराधी की, उपद्रवी की पैरवी करता है। वो खुद पूरे कश्मीर में तशद्दुद फैलाता है। उस आदमी को जेल में होना चाहिए। एक वकील हर एक की पैरवी कर सकता है जितनी देर तक उसके पास लाइसेंस हो। जिस संविधान के तहत वो प्रैक्टिस करता है, नहीं हुआ है, वो कर सकता है पैरवी, क्यों नहीं कर सकता है? आप करती है ना, उसका लाइसेंस आप करती है ना। एक मिनट सर, आप करती है, आपको नहीं रोकता ना कोई। आप करती है पत्थरबाजों की पैरवी, आपको नहीं रोकता ना कोई। आप हिंदुस्तान से कमाती हैं, हिंदुस्तान के लाइसेंस पर वकालत करती हैं, हिंदुस्तान के पासपोर्ट पर विदेश घूमती हैं, उसके बाद भी आप हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने वालों की पैरवी करते हैं, कोई नहीं रोकता ना आपको। अब आप मुझे बोलने देंगे? बोलिए ना, मैं कहां रोक रहा हूं? मैं तो अभी भी बुला के लाया हूं आपको कि आप बोलिए। आपको जवाब दूं? बोलिए। हिम्मत इंसान को हिम्मत होनी चाहिए, दूसरा पक्ष भी सुने। हिंदुस्तान को हिम्मत है, तभी आज तक कश्मीर में ये पत्थर चलने के बावजूद वो झेल रहा है, सुन रहा है। हिंदुस्तान को हिम्मत है और हर हिंदुस्तानी को ये हिम्मत है। भाई सुनिए तो, अब बात तो सुनिए। आपने मेरे सवाल का जवाब टाल दिया। आपने कहा आपने जेएनयू के बार एसोसिएशन को क्यों नहीं बुलाया? उनको बोलना चाहिए था। मेरा सवाल बड़ा सीधा था, आप पत्थरबाजी रोकने की गारंटी नहीं ले सकती, उनकी पैरवी की गारंटी कैसे लेती है फिर? सुनिए मेरी बात सुनिए। सबसे पहले मैं सुशील पंडित से कहना चाहती हूँ, ये हर एक पे बहुत कमेंट्स पास करते हैं, मैं इनसे कहना चाहती हूँ, ये कश्मीरी पंडितों की वकालत तो रोज करते हैं। इनसे कहिए कि शबनम लोन इनसे सवाल कर रही है, यहाँ दिल्ली में बैठ के 25 साल से बार बार कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। इनको बोलिए जो कश्मीरी पंडितों के कत्ल हुए, इन्होंने क्या किया उनके लिए? इन्होंने यहाँ पर उनकी पैरवी क्यों नहीं की कि टेलीविजन डिबेट्स पे सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलना है इनको बोलिए इन्होंने क्या किया उनके लिए? क्या किया आपने? नहीं, आपने क्या किया उनके लिए? क्या जस्टिस दिया आपने उनको? ये टेलीविजन स्टूडियो से इधर से उधर जाना बड़ा आसान है। आप भी तो यही कर रही हैं। आप भी तो यही करती हैं। दरखास्त कीजिए दिल्ली हाई कोर्ट में। आप भी तो यही करती हैं। नहीं, आप भी तो यही करती हैं। 5 बजे से 11 बजे तक टीवी पे बैठ के पत्थरबाजों की वकालत करती हैं। देखिए, कश्मीर में इस वक्त 5 साल से लेकर 60 साल से लेकर 70 साल का बच्चा मर्द जन, वहां पे हर एक के हाथ में संग है। ये आपकी गलतफहमी है। ये आपकी गलतफहमी है। मेरा आपसे ये आपकी गलतफहमी है।
इसको दुरुस्त कर लीजिए, जाके देख तो आइए। दिल्ली में बैठ के टीवी पे देख के ये सोचना लगता होगा आपको। जाके देख तो आइए कितने लोगों के हाथ में पत्थर है, जाके देख तो आइए कितने लोगों के हाथ में पत्थर है। अकल पे देखिए ना, पड़ गए। आप सुनिए, एक बात है, जाके देखिए ना। सुनिए, आपने मुझे बुलाया ना। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ ना, जाके देख तो आइए मैडम, कितने हाथों में पत्थर है। आपके हिसाब से तो हर आदमी पत्थर लेके चल रहा है। कभी फोन नहीं ना किया। नहीं, आपके हिसाब से तो हर आदमी पत्थर लेके चल रहा है। 4 बार फोन कर चुके हैं कि आप हमारे प्रोग्राम पे आए, मैं आपके प्रोग्राम पे नहीं आई। मैडम हम तो चाहते हैं, हमारी मजबूरी है, हम लोकतंत्र का हिस्सा है, हमारी मजबूरी है कि पत्थरबाजों के वकीलों को भी आवाज मिले, इसलिए हम बुलाते हैं आपको। लोकतंत्र का हिस्सा है और लोगों को रिस्पेक्ट करना सीखे। ये सोचें कि क्या मसला हो गया वहां पर। आपकी प्रीडिस्पोज प्रेजुडिस्ड ओपिनियंस हैं। मैडम एक बात है, मैं आपसे कह रही हूं, सुप्रीम कोर्ट भी प्रेजुडिस है। जो ये आपसे पूछता है सीधे सीधे 2 टूक के पत्थरबाजी रुकवाओ तो हम पैलेट गन रुकवाते हैं, वो प्रेजुडिस है सुप्रीम कोर्ट। वो उन वकीलों से पूछिए, कश्मीर बार एसोसिएशन के, जो कश्मीर से यहाँ लेके आए हैं वो पिटिशन, ये उन वकीलों से पूछिए। ठीक है कि यहाँ लेके आए थे तो आपने वहां पर क्या पॉइंट रखे। आपने तो अर्जी लगाई नहीं, आप तो टीवी पे पैरवी करती है बिना अर्जी लगाए, उन्होंने दायर की, इसलिए आपसे नहीं पूछना चाहिए, है ना। संबित पात्रा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा अलगाववादियों से कोई बातचीत नहीं होगी। 2 दिन पहले यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा था तो आपको जवाब देना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी पीडीपी से मुख्यमंत्री बनी महबूबा मुफ्ती दिल्ली में बैठ के कह गई थी कि अलगाववादियों से बातचीत करो। रोहित जी, आप गलत हैं। आप 2 दिन पहले के सीडी को निकालिए और देखिए मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था सरकार का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है, हमारे लिए स्टेक होल्डर वही है जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, और जो भी भारत के संविधान में विश्वास रखेगा हम उनसे बात करेंगे। आज सरकार ने बिल्कुल यही बात सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि दोज हु वांट टू टॉक विद इन द एम्बिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द इंडियन गवर्नमेंट विल ओब्लाइज देम। आप निकाल के वो सीडी देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता गलत नहीं बोलता। दूसरी बात, मैं आधे घंटे से सुन रहा हूं, मुझे 10 सेकंड जरा टाइम दे, 3 महत्वपूर्ण बिंदु में रखना चाहता हूं। नंबर 1, बार बार ये वर्ड यूज होता है अंग्रेजी का कि एलियनेशन कर दिया। ये जो बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है। या सुशील पंडित जी बैठे हैं, मैं हर बार कहता हूं अगर ये हकीकत होता तो कश्मीरी, शबनम जी मैंने आपको आधे घंटे, शबनम जी ये पत्थर फेंकना बंद करिए। आप एक पढ़ी लिखी महिला है, प्लीज बिहेव एज एजुकेटेड वुमेन। आधे घंटे तक हमने आपको सुना। नहीं हमारे आप 5.5 के दाढ़ी वाले यू आर एजुकेटेड, बिहेव लाइक वन। आपको आधे घंटे तक सुना। आप लोगों में इतनी हिम्मत हेलमेट को लात मार करके फेंक दें, वो बच्चे हो गए। नहीं, एक सेकंड सुशील जी, मुझे कष्ट और तकलीफ इस बात की है कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, मगर आधे घंटे तक आप लोगों को हम सुनते हैं, आप लोग सुन नहीं सकते हैं। इतना टॉलरेंस लेवल है आप लोगों का। बस अच्छा ठीक है संबित पात्रा, यही कश्मीर है, संबित आप लोग दूसरों को सुन भी नहीं सकते। संबित पात्रा पूरा कीजिए अपनी बात। नंबर वन, देखिए अगर एलियनेशन के कारण ही पत्थर फेंक रहे होते तो फिर कश्मीरी पंडित तो माउंट एवरेस्ट फेंकना चाहिए, जो उनकी हालत की गई थी। जो इन कश्मीरी मुसलमानों ने, अभी कश्मीरों की मुसलमानों की बात कर रही थी ना शबनम जी, तो कश्मीरी मुसलमानों ने जो कश्मीरी पंडितों का किया था, तो कश्मीरी पंडितों को माउंट एवरेस्ट फेंकना चाहिए। मेरे उड़ीसा में भी गरीबी है, भुखमरी है, उनको भी पत्थर फेंकना चाहिए। मतलब पूरे भारत में पत्थर की बारिश होनी चाहिए। नंबर 1, यू प्रोटेस्ट साइलेंटली, यू प्रोटेस्ट साइलेंटली, यू प्रोटेस्ट साइलेंटली। हाँ, वो प्रोटेस्ट करिए, मुंह पे चेपी लगा के प्रोटेस्ट करिए। आपकी आर्मी कहाँ थी जब वहाँ अलगाववादी आए? वो बदनाम हो रहे हैं। वो क्या कर रहे थे? आपकी आर्मी क्या पाकिस्तान की आर्मी है? वो नवाज शरीफ की आर्मी आपकी आर्मी है? नहीं, वो नवाज शरीफ की आर्मी आपकी आर्मी है। मेरी आर्मी तो ये आर्मी है। आप चले जाइए इस शो के बाद। ये रोहित, इनको एक टिकट भेजिए पाकिस्तान जाने का, इनको एक टिकट भेजिए पाकिस्तान जाने का। कहाँ थे? वेयर वॉज द इंडियन आर्मी? बड़ी आई नवाज शरीफ की आर्मी की सेनापति। नहीं, यू हियर मी आउट प्लीज। आप साइलेंटली प्रोटेस्ट करिए, मेरे बोलने के बाद आप प्रोटेस्ट करिएगा पूरी तरह। दूसरी बात रोहित जी, ये बड़ा सीरियस है, यहाँ सभी पॉलिटिकल पार्टी के मैडम राइट विंगर जनसंघी नहीं, आप देश छोड़ दो। आप देश छोड़ दो, ऐसे हम लोगों को सुनना पड़ेगा। आप देश छोड़ दो, आप देश छोड़ दो, शबनम लोन, आप देश छोड़ दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप देश छोड़। शबनम लोन, आप अपना फैक्ट रखिएगा ना, इसके बाद आपको मौका मिलेगा।
आप अपना फैक्ट रखिएगा। शबनम लोन हमको हिंदू राज चाहिए। शबनम लोन शबनम लोन को सुन रहा था मैं, कंप्लीट। शबनम लोन आपका नंबर आएगा, आप अपना फैक्ट रख लीजिएगा। देखिए इतना तेज चिल्ला रही हैं, आपकी बत्ती बंद हो जा रही है। वापस आ रहे हैं आपके पास शबनम लोन। संबित पात्रा जल्दी पूरा कीजिए। हाँ ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं एक बात, यहां पर एक ऐसी जमात है हिंदुस्तान में, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो अमन की आशा ब्रिगेड वाले हो, और माफ करिएगा चाहे वो पत्रकार हो। कुछ पत्रकार तो बुरहान वानी को बोल रहे थे बेचारा हेडमास्टर का बेटा को मार दिया रे, ये बेचारा इतने अच्छे परिवार का था। तो इस प्रकार का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश भारत में की गई है, और सरकार ने बिल्कुल सही कहा, आप संविधान पे विश्वास करो भैया, हम आपके पीछे खड़े हैं ढाल बन के। आप संविधान पे विश्वास नहीं करोगे तो फिर पेलेट गन तो खाना पड़ेगा। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस के नुमाइंदे भी बैठे हैं, यहां हो क्या रहा है। अगर हम पेलेट गन मारते हैं तो अगले दिन जाके ये पार्लियामेंट में कहते हैं पेलेट गन क्यों मारा, आपको तो इंसानियत करना है। और खुदा न खास्ता जिस दिन, हम कभी नहीं चाहते हैं कि एक भी जवान मारा जाए, जिस दिन एक जवान हमारा शहादत को प्राप्त होता है तो ये आके टीवी डिबेट में कहते हैं पेलेट गन क्यों नहीं मारा, पूरा तोप चला देना चाहिए था, हमारे जवान मर जा रहे हैं। अरे चित भी मेरी पट भी मेरी, पेलेट गन चलेगा और पेलेट गन के ऊपर भी कुछ चलेगा अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होगा। रोहित जी बहुत हो गया, ये लारे लप्पे बहुत हो गए। बोलिए अभय दुबे, बोलिए। रोहित जी बोलिए। देखिए कुछ गंभीर प्रश्न हैं जिनका आज जिन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। दो तीन चीज़ें संबित पात्रा जी ने कही। अरे बुरहान वानी को भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, निर्मल सिंह ने, कि वो तो एक एक्सीडेंट था। मुझे बताइए क्या आपने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखा महबूबा मुफ्ती के साथ, उसमें नहीं कहा कि आर्टिकल 370 को बरकरार रखेंगे? आपने उसमें नहीं कहा कि हम हुर्रियत से बातचीत करेंगे? अब आप अपना स्टैंड बदलते हैं। देखिए ऐतिहासिक तथ्यों को जान लीजिए। मैंने इसलिए कहा कि 5 मार्च 1948 को जब राजा हरि सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर का संविधान अलग होगा, तब भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट के मंत्री थे। जब 15-16 मई 1949 को वल्लभ भाई पटेल जी के घर आर्टिकल 370 निगोशिएट किया जा रहा था, तब भी वो उप मुख्यमंत्री थे। सुन लीजिए सुशील पंडित जी, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला। ये जो परिस्थितियां थी जम्मू कश्मीर और सिक्किम के साथ एक जैसी थी। सिक्किम में भी चोगियाल डायनेस्टी नहीं चाहती थी, आपने किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैं बताता हूं कि उनकी डिमांड क्या है। वो कहते हैं 53 के पहले का जम्मू कश्मीर हमको दे दीजिए, क्योंकि ये जो सारी हमने जो बताया कि 94 सेंट्रल लिस्ट की एंट्री वहां पर एक्सेस हमने कर दिया, उसको लेकर के गवर्नर को लेकर के आर्टिकल 3, यही तो उन लोगों की डिमांड है। लेकिन हम क्लोजर इंटीग्रेशन पर काम कर रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति वहां करने का काम कर रहे हैं। अगर आप शांति चाहते हैं तो कम से कम अपने गृह मंत्री के कमिटमेंट को तो यहां रिफ्लेक्ट कीजिए। कहिए तो सही कि वो जो 7 सदस्यीय कमिटी बनी थी जिसने कहा कि एक सेकंड, मैं एक चीज अभय दुबे आपसे पूछना चाहता हूं। आप बड़े अच्छे से बता रहे हैं तो इस चीज को भी थोड़ा अच्छे से मुझे लगता है आप एक्सप्लेन करेंगे। जवाहरलाल नेहरू थे, आप पीठ थपथपाते हैं कि उन्होंने शेख अब्दुल्ला को उठा के जेल में डाल दिया था, ठीक है, देशद्रोह के आरोप में। आप ही लोग कहते हैं ना कि हम ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। बड़ा शानदार काम किया आपने। लेकिन ये बताइए कि जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी घूमती है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, ये तथ्य आप लोगों से क्यों छुपाते हैं? शेख अब्दुल्ला को बाहर किसने निकाला फिर जेल से, ये तथ्य आप लोगों से क्यों छुपाते हैं? शेख अब्दुल्ला के साथ सांठगांठ करके जम्मू कश्मीर में अपनी पैठ बनाने के लिए कांग्रेस ने क्या क्या रास्ते अख्तियार किए, ये तथ्य आप लोगों से क्यों छुपाते हैं सर? ये भी बताया कीजिए ना कि वहां हमारा खड़ा होना मुश्किल था क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को समर्थन था, कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा था, इसलिए हमने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस बना के उसकी आड़ लेना शुरू किया। और दो तथ्य देखिए रोहित जी, बताइए ना अभय जी। इतिहास के जो हाँ सुन लीजिए, इतिहास की जो परिस्थितियां रोहित जी होती है ना, वो हमेशा सबक लेने तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में नहीं होती हैं, जो आपके बारे में हो जाती हैं। सुन लीजिए, क्यों नहीं सुन लीजिए, एक मिनट प्लीज, मेरा वक्तव्य तो सुन लीजिए। 1940 में लाहौर के प्रस्ताव में पाकिस्तान का प्रस्ताव किसने पढ़ा था जानते हैं? वो पढ़ा था फजलुल हक ने। जब 41-42 में
पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी आदमी के साथ सरकार बनाई जिसने अलग पाकिस्तान का रिजोल्यूशन पास किया था लाहौर के प्रस्ताव में। लेकिन और फिर उन्होंने जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था उसका विरोध किया। लेकिन ये ऐतिहासिक देने का मौका मेरा सवाल बिल्कुल नहीं, फजलुल हक के साथ सरकार मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे। मेरा सवाल जस का तस रह गया। थे। मेरा सवाल मुस्लिम लीग के साथ थे। आपको फिर सर मेरा सवाल जस का तस रह गया। ऐसी क्या नौबत आ गई थी अभय जी? ये प्रस्ताव फजलुल हक ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अभय जी, रोहित जी सुन लीजिए, अभय दुबे जी, मैं नहीं मानता। मेरा सवाल जस का तस रह गया। आप उसका जवाब देने के बजाय पेज नंबर 79 की बजाय पेज नंबर 309 पे चले गए इतिहास की किताब के। सर मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था। कांग्रेस पार्टी ने अगर शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला था कश्मीर की आजादी मांगने की वजह से, तो ऐसी क्या आफत आ गई थी कि उनके बेटे को, उनके पोते को कांग्रेस पार्टी अपने कंधे पे बिठा के सीएम बनाती रही? ऐसी क्या आफत आ गई थी कि कांग्रेस पार्टी ये भूल गई कि ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है? बिल्कुल। और ऐसी क्या आफत आ गई थी कि चिदंबरम को यह कहना पड़ा कि अफजल गुरु को फांसी देना गलत था? अरे सुन लीजिए पंडित जी, आपके गृह मंत्री चिदंबरम कहते हैं कि अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए। हिसाब मांगते हैं। जब उन्होंने आपसे प्रश्न किया तो आप कहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा क्या, फिर उनसे कैसे आप जवाब मांगते? सुन लीजिए ना, अगर आपने मुझसे अपेक्षा की है, अगर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का कमिटमेंट हिंदुस्तान के प्रति और वो मानते हैं कि भारत का अविभाज्य अंग कश्मीर है, तो वो हम साथ हैं। मैंने पहले भी आपकी डिबेट आपने फारूक अब्दुल्ला के बयान नहीं सुने क्या? आपने फारूक अब्दुल्ला के बयान नहीं सुने क्या, जो कहते हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं वो आजादी के लिए लड़ रहे हैं? अब मुझे किसकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं वो? अभय जी बताइए किसकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं वो पत्थर फेंकने वाले? बोलिए किसकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं? क्या हिंदुस्तान गुलाम है? क्या कश्मीर गुलाम है? बिल्कुल। देखिए ये बच्चों को लड़ाने, बच्चों को जो आपने कहा उमर अब्दुल्ला की इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं उठाए जा सकते, वो कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग मानते हैं। आपने कहा अभी मैं उनके पिता का स्टेटमेंट बता रहा हूं। उन्होंने कहा जो पत्थर फेंक रहे हैं वो आजादी के लिए लड़ रहे हैं। किसकी आजादी के लिए? हिंदुस्तान गुलाम है क्या? रोहित जी मैंने आपको उसके पहले खुद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर का एक्सेशन हुआ है, मर्जर नहीं हुआ है। उसका क्या मतलब हुआ? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हो, वो सब कश्मीर में अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। ये जब तक वो बंद नहीं करेंगे तब तक वहां अलगाव समाप्त नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी उस डिबेट में उस वक्तव्य का विरोध किया। ये बड़ा लेम डक एक्सक्यूज है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। आपने शुरुआत की थी तो इस बात से शुरू की थी कि राजनीतिक पार्टियों को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को किनारे रख के बात करना चाहिए कश्मीर के मामले पे। सादिक साहब हमारे साथ आगे फोन लाइन पर हैं और हमने उस वक्त भी बार एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेशन उनके वक्तव्यों का विरोध किया था। आज भी करते हैं। आप वेट कर रहे थे बहुत देर से कि जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन से कोई क्यों नहीं आया। सादिक साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सादिक साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग पत्थरबाजी रोकने की गारंटी ले लीजिए, हम पैलेट गन रोकने की गारंटी ले लेंगे। तो रुकवा रहे हैं क्या पत्थरबाजी आप लोग? देखिए पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए जितने भी पैनलिस्ट हैं एक भी आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं था। आप फैक्ट्स डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, सही फैक्ट्स तो नहीं बोल रहे। सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या आप कर लीजिए सर। ठीक जी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन, उसमें पिटिशनर है, बार एसोसिएशन की तरफ से SLP फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, हमने वो जो पिटिशन फाइल की है उसमें हमने कहा बैनिंग ऑफ पैलेट गन बिकॉज इट्स ए लीथल वेपन। और वी अप्रिशिएट सुप्रीम कोर्ट ने सुना हमें। वी हैव, जो हमारे पास आज जितने भी विक्टिम्स के फोटोग्राफ्स है वो हमने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए। सुप्रीम कोर्ट ने उन फोटोग्राफ्स को देखा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाउ बार कैन प्ले एन इफेक्टिव रोल, कम विद द रोड मैप, कम विद द सजेशन। बार ने उनको ये कहा है कि हम सारे स्टेक होल्डर से अनकंडीशनल डायलॉग स्टार्ट होना चाहिए और जितने भी स्टेक होल्डर से सबसे बात करनी होगी, तब ये मामला ठीक हो सकता है। ये एक पॉलिटिकल इशू है, 70 साल से ये इशू पड़ा है। ये तो एंगर है, अभी सड़कों पे बच्चे बाहर आ रहे हैं, ये ऐसे रोकेगा नहीं। सर जी सवाल वहीं का वहीं है। कोर्ट ने आपसे नहीं कहा कि आप पत्थरबाजी रोकने की गारंटी ले लो फिर पैलेट गन पे बात करेंगे? कोर्ट ने आपसे नहीं पूछा कि आप क्यों आए हो, आपको पत्थर लगे क्या, आप पीड़ित हो क्या, या आपको पैलेट गन लगी है क्या? कोर्ट ने हमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये बोला
कि आप हमें बोलिए, आप पत्थरबाजी रोक सकते हैं, आप इसमें क्या मदद कर सकते हैं कि नॉर्मल स्कूल बाकी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुल जाएं जो अभी बंद पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर, यही तो मैं पूछ रहा हूं आज जो हालत है कश्मीर में, पूरे आपके सोशल नेटवर्क बंद है, आपका इंटरनेट बंद है, ब्लॉक्ड है, जो वहाँ हाल है वॉर लाइक सिचुएशन है वहाँ। हमने सुप्रीम कोर्ट को ये पूरा कहा। बशीर साहब, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप रुकवा रहे हैं पत्थरबाजी के नहीं? अब देखिए, हमने बोला हम सबको रिप्रेजेंट करें, विल परस्यू एंड विल गो टू द पीपल, विल टॉक। आप सबको रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन आप पत्थरबाजी, आप पैलेट गन रोकने के लिए कोर्ट चले जाते हैं। सर, आप पत्थरबाजी रोकने के लिए कोर्ट क्यों नहीं गए कभी? पैलेट गन रोकने के लिए क्यों गए? सॉरी, प्लीज कम अगेन, आई कैन नॉट हियर यू, प्लीज कम अगेन। सर, मेरा सवाल यह है, आप पैलेट गन रोकने के लिए कोर्ट गए, आप पत्थरबाजी रोकने के लिए कोर्ट क्यों नहीं गए कभी? आपने कोर्ट से जाके ये क्यों नहीं कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्लीज ये पत्थरबाजी रुकवाइए? पेंटिंग जो है वो एक रिएक्शन है। देखिए, आपके वहां लोगों में एंगर है। सर, आपने कोर्ट को बताया कि कब ऐसा वाकया हुआ जब पैलेट गन पहले चला और पत्थर बाद में आए? आपने बताया कोर्ट को कि कब ऐसा वाकया हुआ जब पैलेट गन पहले चली और पत्थर बाद में चला? जवाब में पैलेट गन खाली पूरे कश्मीर में इस्तेमाल क्यों हो गया? सर, पैलेट गन पत्थरबाजी के जवाब में इस्तेमाल हुई। आप ये झूठ बोल के नहीं बात को घुमा सकेंगे। देखिए, आपके पूरे हिंदुस्तान में आपके यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन की जगह नहीं। सर, मुझे ये बताइए ना, जंतर मंतर पे लोग पेट्रोल बम फेंकते हैं क्या पुलिस के ऊपर आके? जंतर मंतर पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, पत्थर फेंकते हैं क्या आके? जंतर मंतर पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, पाकिस्तान का झंडा लाते हैं क्या? जंतर मंतर पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आईएसआईएस के पक्ष में नारे लगाते हैं क्या? देखिए, पात्रा साहब वहां बैठे हैं, अमित शाह साहब ने भी कहा हमें डायलॉग करना है, सबके साथ डायलॉग करना है। ये एक रिएक्शन है, इशू है। आप कोर्ट में थे, आपने नहीं सुना सरकार ने क्या कहा? किससे डायलॉग करेंगे? मैं बोल देता हूं अध्यक्ष जी ने क्या बोला था। ना, मैं बोल देता हूं अध्यक्ष जी ने क्या बोला था। बताइए, पूरा बात मत बताइए, मैं पूरा बताता हूं अध्यक्ष जी ने क्या कहा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अध्यक्ष जी ने कल जो इंटरव्यू दिया है उसमें सुन लीजिए सादिक साहब, आपने एक गलत फैक्ट रखा है हमारे नेशनल प्रेसिडेंट के बारे में, उसको पहले ठीक करिए। नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय अमित शाह जी से पूछा गया कि किस प्रकार से कश्मीर की परिस्थिति ठीक होगी, क्या आप बातचीत करेंगे या आप केवल पैलेट गन चलाएंगे? सर, सुनिए, पहले सुन लीजिए। रोहित जी, इनको कहिए सुन लेंगे। रोहित जी सुन रहे हैं सर, बोलिए ना। सुन लेंगे मुझे जरा। सुन रहे हैं, बोलिए। तो अध्यक्ष जी ने कहा, तो अमित जी ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर पत्थर फेंका जाएगा, अगर सामने से किसी प्रकार का हथियार लेके कोई आएगा तो स्वाभाविक है कि इंडिया की आर्मी भी रिटेलिएट उसी हिसाब से करेगी, अर्थात इंडिया की आर्मी भी पैलेट गन से रिटेलिएट करेगी। मगर जो लोग संविधान पे विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि बातचीत, संविधान के दायरे में बातचीतों की शांति होगी, वह भी होगा। मल्टीपल स्ट्रेटजीज होंगी, मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी होगा शांति के लिए। तो आप बताइए, ये पत्थरबाज को बोलिए ये पत्थर नीचे फेंक दे, आराम से शांति से बात करने आए, हम बात करेंगे। आपका जो एक एरोगेंट एटीट्यूड है, आप बोलते हैं बशीर सादिक पिटीशन की, इसको बशीर सादिक, वहां पंडिता साहब बैठे, इसको बशीर सादिक, इसकी लाइसेंस का कैंसिल करो। एरोगेंस एटीट्यूड आपका तो टेररिज्म का एटीट्यूड है। एक सेकंड, बशीर सादिक, पत्थरबाजी रुकवा सकते हैं कि नहीं आप? बशीर सादिक, आप पत्थरबाजों की पैरवी के लिए कोर्ट गए हैं, अपने क्लाइंट से कह के पत्थरबाजी बंद करवा सकते हैं कि नहीं? देखिए, जो आपका जो एटीट्यूड है, आपने 5,000 अभी 5 लाख कार्ट्रिजेस और भेजे, आप क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। सर, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, आप अपने क्लाइंट्स को बोल के पत्थरबाजी रुकवा सकते हैं कि नहीं? पात्रा साहब बैठे हैं, मैं सर, पात्रा साहब को मैं उठा देता हूं। आप मुझे ये बताइए, आप अपने क्लाइंट्स को बोल के पत्थरबाजी रुकवा सकते हैं या नहीं? बस आप हमें बोल रहे हैं कि कुयुम साहब पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, इसको अरेस्ट करो, लाइसेंस कैंसिल करो। सर, बशीर सादिक, कोई कुछ नहीं कह रहा है, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आप पत्थरबाजों की पैरवी कर रहे हैं अदालत में खड़े होके, आप अपने क्लाइंट को बोल के पत्थर फेंकना बंद करवा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के, आप अपने क्लाइंट्स को बोल के पत्थर फेंकना बंद करवा सकते हैं या नहीं? के लिए मैं इज्जत है, हम सुप्रीम कोर्ट गए, वी बिलीव इन दैट इंस्टीट्यूशन, हम गए सर फॉर बैनिंग द पैलेट गन। बशीर सादिक, पत्थरबाजी रुकवा सकते हैं कि नहीं? इसको कोई साहब को अरेस्ट करो, बशीर सादिक, पत्थरबाजी रुकवा सकते हैं कि नहीं? आप करो, लोगों से जो स्टेक होल्डर्स है उनसे बात करो, जो एंगर है लोगों में, वो वकालत आप कर रहे हैं उनकी, बात कोई और करेगा। आप बात क्यों नहीं करते? आप पैरवी कर रहे हैं उनकी, आप बात क्यों नहीं करते? किनसे बात? जिनके पैरवी करने के लिए आप गए हैं कि इन पत्थरबाजों के ऊपर आप पैलेट गन मत चलाइए।
सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक रोल दिया आज। सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि आप एज बार एसोसिएशन उनसे बात कीजिए, कम टू अस अगेन ऑन 9, विल कम अगेन टू 9 टू द सुप्रीम कोर्ट, विल सी। आप गारंटी लेते हैं, आप गारंटी लेते हैं 9 तारीख को जब आप दोबारा आएंगे तब तक पत्थरबाजी नहीं होगी बीच में? आप बात कर रहे होंगे क्योंकि उनसे मैं कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं सर, कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। हर आदमी ठेकेदारी लेके बैठ जाता है, हर आदमी ठेकेदारी लेके अदालत पहुंच जाता है, हर आदमी ठेकेदारी लेके टीवी पे डिबेट करने लगता है, लेकिन ये कहता है मैं कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके साथ बातचीत भी कर रही है सरकार। जो रिप्रेजेंट नहीं करते केवल वही ठेकेदारी कर रहे हैं और उन्हीं से बातचीत नहीं हो रही है, वही पत्थर फेंकवा रहे हैं। Is it a sin to approach Supreme Court? Is it a sin to सर मेरा सवाल बड़ा सीधा है, मैंने कहा 9 तारीख को आपको दोबारा बुलाया है, आपने खुद बताया 9 तारीख तक आप गारंटी देते हैं बीच में पत्थर नहीं चलेंगे? आप क्योंकि बात कर रहे होंगे उनसे। मैंने बोला हाउ कैन आई गिव अ गारंटी? ठीक है सर, हो गई खत्म बात, थैंक यू, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। आप भी कहते हैं मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आप पैरवी करते हैं अदालत में। शबनम लोन भी कहती है मैं गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन वो पैरवी करती हैं अदालत में भी, टीवी डिबेट्स में भी जाके। इससे साफ समझ में आता है कि हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और। समय खत्म हो गया शबनम लोन, फिर भी आप कट गई थी, 40 सेकंड आपके पास है, आप लास्ट कमेंट बोल सकती हैं अपना। आपके कहने पे हमने उनको फोन पे लिया, जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन को। कानून के दायरे में देखिए, ये कानून के दायरे में आएगी, लेकिन ये जो ये अनकंडीशनल डायलॉग इन्होंने कहा है बार एसोसिएशन ने, आप हुर्रियत और बाकी लोगों से पूछ लीजिए क्या कश्मीर बार एसोसिएशन ने हुर्रियत से इजाजत ली है ये कहने की यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कि हम अनकंडीशनल डायलॉग पे जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ लीगल मैटर। तो नहीं तो बार एसोसिएशन हुर्रियत का हिस्सा है क्या? अनकंडीशनल डायलॉग बार एसोसिएशन हुर्रियत से इजाजत लेगी क्या? बिल्कुल हुर्रियत का। पत्थरबाजों की पैरवी करने से पहले आपको लगता है महबूबा मुफ्ती भी हुर्रियत से इजाजत लेगी शपथ लेने से पहले? आप पत्थरबाजों की पैरवी करने से पहले पत्थरबाजों की इजाजत लेके आती है क्या? आप पत्थरबाजों की पैरवी करती हैं, उनसे पूछ के आती है क्या इजाजत लेके पैरवी करने की? मैं पत्थरबाजों की पैरवी नहीं करती हूँ, मैं इंसाफ की पैरवी करती हूँ। निंदा कीजिए पत्थरबाजों की, फिर आज पैरवी करती आप कीजिए निंदा पत्थरबाजों की। आप कहिए कि यही लोग हैं, आप बोलिए कि ये पत्थर फेंकने वाले हैं जिनकी वजह से कश्मीर में अमन नहीं आ रहा। बोलिए ना कि पत्थर फेंकने वालों की वजह से ही कश्मीर में अमन नहीं आ पा रहा, बोलिए इस बात को। वहाँ सख्त नाइंसाफी हुई है, वहाँ पे जुल्म हुआ है, हाँ। वहाँ पे नाइंसाफी हुई है, वहाँ पे आप फिर कवर फायर देने लग गई। वहाँ पे उन ठीक है शबनम जी, आप दीजिए कवर फायर, आप दीजिए पत्थर फेंकने वालों को कवर फायर, जैसे पाकिस्तान की फौज देती है आतंकवादियों के पक्ष में कवर फायर, ताकि हिंदुस्तान की सेना का ध्यान ना जाए उन पे। आप लोग भी दीजिए कवर फायर इन पत्थरबाजों को। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त स्टैंड लिया है, उसके बाद लगता नहीं कि बहुत दिन ये चल पाएगा, खास तौर पे लगता नहीं कि बहुत दिन ये चल पाएगा। संबित पात्रा, समय खत्म हो गया है, हालांकि मैं कमेंट लेना चाहता था, 30 सेकंड आपके पास है, लास्ट कमेंट। ऐसी परिस्थिति में आप गारंटी दे सकते हैं? देखिए मैं हालात सामान्य लाने की, 370 हटाने की जो वादे आप करके आए हैं सरकार में? बिल्कुल। देखिए पहले तो एक बात आप कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन को बता दीजिए कि 370 तो अंबेडकर जी भी लिखने को तैयार नहीं थे, इसलिए अंबेडकर जी ने भी 370 नहीं लिखा, वो आउटसोर्स किया नेहरू जी ने। 370 केवल नेहरू के जिद के कारण आया था। दूसरी बात पे हाँ, कश्मीर को ठीक करने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी ही ले सकती है, कोई और ढुलमुल रवैया रखने वाली पार्टी ले नहीं सकती है। और मैं आज आपके चैनल पे बोलता हूं, कश्मीर की स्थिति हम ही ठीक करेंगे, इसको गांठ बांध लीजिए, और किस प्रकार से ठीक करना है इसकी नीति भी हम ही बनाएंगे। देखिए रोहित जी, 70 साल से एक प्रॉब्लम था, मैं हाथ जोड़ के आपसे भी निवेदन करूंगा और जनता से भी कहूंगा कि देखिए ईमानदारी से बता रहा हूं, सुनिए रोहित जी, मैं दिल से मैं जानता हूं अपनी पार्टी को और अपने नेता को जानता हूं, तभी बता रहा हूं कि 70 साल से एक प्रॉब्लम था, हम जानते हैं कि ठीक होना चाहिए, अगर अभी ठीक नहीं हुआ है इंतजार करिए, यही मोदी जी उसे ठीक करेंगे। इतना विश्वास व्यक्तिगत रूप से मुझे है और देश की जनता को भी है। जो काम नेहरू करके गए हैं बिगाड़ के, उसे मोदी जैसा व्यक्ति ही इंतजार आप करिए, क्योंकि देश की जनता आप जानते हैं बहुत ज्यादा समय देती नहीं है, और जब समय देती है उतने समय में काम ना हो तो फिर वो समय वापस भी ले लेती है। उसके पास वोट का अधिकार है, वोट का हथियार है। मुझे लगता है आप लोग राजनीति में जो है वो इस चीज को बेहतर तरीके से समझते हैं।